हाँ बोलो, व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन? वंस अगेन, हाँ, ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ pressure is created on the blood of glomerulus, that is called glomerular capillary blood pressure. It is approximately 55 mm mercury. Because of this pressure, what happens? Substances get filtered and enter in the capsular space, okay, through the three layers already studied: squamous epithelium, basement membrane and filtration slits of podocytes. Okay, which substances are filtered? Water, yes, water, salts, nutrients and nitrogens. What is not filtered? Then the filtered fluid is called glomerular filtrate, or other name deputinized plasma. GFR, what is full form? GFR कितना होता है? एंड पर डे, तो यहाँ से कितना फिल्टर होता है पर डे? 180 लीटर्स. यहाँ तक हो गया ना. सेकेंड स्टेज यूरिन फॉर्मेशन में सेकेंड स्टेज क्या है? रीअब्सॉर्प्शन. यस, राइट. क्या होगा बताओ? ये जो फिल्टर फ्लूइड है, इट विल ट्रैवल लाइक दिस एंड रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज. बताओ कौन से? Water, salts and nutrients. For example, if water goes outside, what will happen? Person will suffer from dehydration and will die. If all nutrients go outside, malnutrition. If salts go outside, again low blood pressure and will die. So because of that, these useful substances are reabsorbed from different parts of renal tubule. That is nothing but called as reabsorption. तो बॉडी के लिए जो यूजफुल है वो एब्सॉर्ब किया जाता है. सो व्हाट इज मेनली नॉट रीअब्सॉर्ब्ड? ज़्यादा कौन रीअब्सॉर्ब? नाइट्रोजनस, क्योंकि उनको निकालने के लिए चल रहा है. यहाँ जो थोड़ा यूरिया एब्सॉर्ब दिखा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो वंस अगेन, व्हाट इज रीअब्सॉर्ब्ड? यूजफुल रीअब्सॉर्ब्ड, व्हिच आर हार्मफुल, दिस आर नॉट रीअब्सॉर्ब्ड. देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स, और सारे पॉइंट्स इसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स useful substances like water, salts and nutrients. Body cannot afford their loss. Cannot afford their loss, so they are reabsorbed from different parts of renal tubule. Renal tubule and released into रुको जरा, मैं वो लिखने से पहले यहाँ देखो. बताओ पीसीटी से क्या क्या रिएब्सॉर्ब हो रहा है? पहला कौन है? मतलब बाइकार्बोनेट आयन. उसके बाद NaCl, सॉल्ट्स. नेक्स्ट K+. ये नीचे वाला छोड़ दो, ये नहीं है. यहाँ से ये क्या है? नहीं, ये क्या है? नहीं, लोपाफिल में कौन है? डिसेंडिंग. और हमने डिस्टिंग्विश में याद है लिखा था, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल. तो यहाँ से वाटर निकलता है. ये कौन है? उससे क्या एब्सॉर्ब हो रहा है? NaCl. ये कौन सा पार्ट है? DCT. उसमें क्या रिएब्सॉर्ब हो रहा है? सॉल्ट्स, वाटर, बाइकार्बोनेट आयंस. ये कौन है? उससे क्या एब्सॉर्ब हो रहा है? वाटर. ये यूरिया के बारे में बाद में देखेंगे. ओके, तो डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट सब्सटेंसेस एब्सॉर्ब हो रहे हैं. अब बताओ, इनको एब्सॉर्ब करके कहाँ छोड़ा जाएगा? रिलीज कहाँ किया जाएगा? ब्लड कहाँ है? कौन से? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. तो इन सबको एब्सॉर्ब करके कहाँ छोड़ा जाएगा?
फिर वो सब सब्सटेंसेस कहाँ जाएंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद यस रीनल वेन्यूल, फिर उसके बाद यस और वापस तो ये एब्सॉर्ब किया हुआ वापस अपनी बॉडी में रहेगा। तो किडनी क्या कर रही है एक्चुअली, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ थे? ब्लड में। तो इनको पहले फिल्टर करके लिया गया, लेकिन उसके साथ और कौन आ गए? वाटर, न्यूट्रिएंट और सॉल्ट। तो इनको बॉडी में वापस एब्सॉर्ब करके रखा गया। किसको नहीं एब्सॉर्ब किया है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से हटा दिए गए। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्रीशन। एक बताऊँ मैंने, ये नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, ये बात में बताऊँगा। फॉरगेट अबाउट दिस यूरिया टेम्परली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस हियर? यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब। समझा? लिखो आगे फिर। इनटू रिलीज्ड इनटू क्या लिखेंगे? रिलीज्ड इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। टेम्परली आपको यूरिया थोड़ा सा देखो मत उसके तरफ, हाँ। रिलीज्ड इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड दे रिमेन इन द बॉडी। अपने बॉडी में रहते सब एंड दे रिमेन इन द बॉडी। अपने बॉडी से कितना यूरिन बाहर निकलता है अप्रोक्सीमेटली मालूम है आपको? अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज, चलो आपके बुक की वैल्यू यूज करते हैं। 1.5 लीटर पर डे। कितना निकलता है पर डे? 1.5 लीटर। और यहाँ फिल्टर कितना होता है? 180 लीटर पर डे, राइट? तो कितना एब्सॉर्ब होता होगा अप्रोक्सीमेटली? 178.5, यानी अप्रोक्सीमेटली 99% इज रीअब्सॉर्ब्ड। तो जितना फिल्टर हो रहा है खाली कितना बाहर निकलता है? 1%, अदरवाइज 99% रीअब्सॉर्ब। तो समझ रहे क्या? देखो नेक्स्ट लाइन में 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट is reabsorbed। बराबर याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं हम पीसीटी में क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है। आपके पास डायग्राम है ना? देख सकते हो। बताओ, वापस एक बार बताओ, पीसीडी में क्या एब्सॉर्ब हो रहा है? यस, न्यूट्रिएंट लिखा है, न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड। और वाटर और सॉल्ट में से अप्रोक्सीमेटली देखो कितना, पेन यूज कर बोलो पीसीडी में क्या रिएब्सॉर्ब हो रहा है? ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। तो मैक्सिमम रिएब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? तो इसलिए उसमें क्या मॉडिफिकेशन है? पीसीडी में क्या मॉडिफिकेशन है? ब्रश बॉर्डर। उससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ता है, इसलिए तो इतना हो रहा है। लिखो फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन पीसीडी डैश all nutrients all nutrients 70 to 80% electrolytes and water are reabsorbed। बाकी दूसरा पॉइंट बाद में देखेंगे हम। सेकेंड, इन डिसेंडिंग लिली व्हाट इज reabsorbed? डिसेंडिंग लिली में वाटर, वाटर, सॉल्ट्स नहीं, डिसेंडिंग में ओनली वाटर। ओ इसमें असेंडिंग में देखो
डायग्राम देखो सब लोग। सॉरी मेरे को डीसी हाँ नहीं, सुनो सुनो 1 सेकेंड, डायग्राम देखो, आपके पास डायग्राम है ना, डायग्राम देखो और देखते चलो। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, ओनली वाटर, दिख रहा है क्या सबको? लिख दो, इन डिसेंडिंग लिम्ब वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। असेंडिंग लिम्ब में क्या एब्सॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट्स है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स। लिखो, इन असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड। वही डायग्राम देख के लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे, समझा? नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? डीसीटी। डीसीटी में देखो क्या एब्सॉर्ब हो रहा है, NaCl एंड बाइकार्बोनेट। यस, तो उसको एक वर्ड यूज किया, देखो इधर क्या लिखा है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ व्हाट, सोडियम एंड वाटर, इवन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ, क्या लिखा, बाइकार्बोनेट। लिख दो, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ sodium and water, and also bicarbonate ions. Why the word is used conditional here? थोड़ा सोच के बताओ, कंडीशनल मतलब क्या है, सिलेक्टिव मतलब, एक एक्सप्लेन करो ना थोड़ा। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नहीं, कंडीशनल क्यों, व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनल? सो व्हेन द बॉडी हैज यस, समझो हमने पानी ज़्यादा पिया है, ऑलरेडी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ से एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। अगर अपनी बॉडी में कम वाटर है तो क्या होगा, यहाँ से एब्सॉर्प्शन होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल, ये होता है यहाँ, याद रखो बराबर, समझा? तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी वाटर एंड सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम डीसीटी, दैट्स व्हाई रिटर्न कंडीशनल। ऐसे ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं नीट में। और देखो नेक्स्ट, कलेक्टिंग डक्ट में देखो क्या एब्सॉर्ब हो रहा है, देखो डायग्राम में, कलेक्टिंग डक्ट लिख दो, वाटर एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया। Water and small amounts of urea reabsorbed in collecting duct. यूरिया का वापस हम बात देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया लिखा है ना, चलो नेक्स्ट। लार्ज अमाउंट तो कहाँ जाता होगा, स्मॉल अमाउंट यूरिया लिखा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी वाला यूरिया कहाँ जाता है, इट इज रिलीज इन द फॉर्म, इसलिए तो चल रहा है। एक्सक्रीशन का पर्पस क्या है, क्या निकालने के लिए, यूरिया निकालने के लिए, तो स्मॉल अमाउंट अलग पर्पस से एब्सॉर्ब होता है। ओके, आस्क एनी क्वेश्चन अप टू हियर, और बाकी रीअब्सॉर्प्शन वाले में देखो 2 पॉइंट हो गए, कौन से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन। यहाँ तक कुछ डाउट है तो फिर आगे चलो, ठीक है, बाद में पूछो, कोई बात नहीं। चलो बताओ, नॉर्मली अपने यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, कौन बता सकता है? यूरिन के कंटेंट, यस, सबसे पहले तो कौन, वाटर, नियर अबाउट कितना है, यूरिया 2.5% होता है। सॉल्ट्स
1% होता है। तो बताओ ग्लूकोज कितना रहेगा? बराबर देखो, यूरिन में वाटर कितना है? 95%, यूरिया 2.5, सॉल्ट्स, तो ग्लूकोज कितना रहेगा? लिख दो, कंपोजिशन ऑफ, उसके नीचे कंपोजिशन ऑफ यूरिन और कंटेंट्स ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन में वाटर 95%, यूरिया 2.5%, salts 1%, एंड ग्लूकोज कितना है? 1.5। इसका मतलब किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। व्हाट इज रॉन्ग हियर? क्या रॉन्ग लिखा आपने? हाँ बोलो। तो आपने 1.5% क्यों लिखा? अभी देखो पीसीटी में क्या लिखा था, अभी एक सेंटेंस, अभी जस्ट 2 मिनट पहले। पीसीटी प्रॉक्सिमल, हाँ ऑल, तो ऑल न्यूट्रिएंट्स से तो फिर इधर थोड़े आने वाला है ग्लूकोज। अरे आपने क्या लिखा? अभी तो लिखा था ना पीसीटी में, क्या लिखा था? ऑल न्यूट्रिएंट्स। ऑल न्यूट्रिएंट्स अगर यहाँ ही एब्सॉर्ब हो रहे हैं तो यूरिन में थोड़े आने वाले हैं। तो ग्लूकोज टोटली नो ग्लूकोज इन द यूरिन। एलेट्रो जरा। तो बाकी कौन है? हाँ, तो ये कौन होते हैं? याद है आपको? क्रिएटिनिन, नाम सुना है कभी? हाँ, क्रिएटिनिन होता है 1%। लिख दो। क्रिएटिनिन, डायबिटीज से डिफरेंट, हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, डायबिटिक की तरफ अभी जा रहे हैं अभी। और रहेगा कितना? अमोनिया, लिखो, यूरिक एसिड, ये सब 0.5 में कौन आएंगे? अमोनिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा, ये होते 0.5। तो देखो इंपॉर्टेंट लाइन राइट होते हैं। नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स आर एब्सेंट इन द यूरिन, ओनली ग्लूकोज ही नहीं, एमिनो एसिड वगैरह भी नहीं होते। नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स आर एब्सेंट इन द यूरिन, मतलब ग्लूकोज वगैरह एब्सेंट होता है। Then tell what is diabetes mellitus? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो डायबिटीज मेलिटस उसमें होता क्या है? इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाँ बराबर है ना? और व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ती है, लेकिन रीजन क्या है? हाँ बढ़ती है क्यों? किस? बिकॉज ऑफ इंसुलिन, लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, मालूम है ना? डायबिटीज में होता क्या है? लेस इंसुलिन, बिकॉज ऑफ दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, उसका नाम है। ओके, इन दिस और इन दीज पेशेंट्स देयर इज ग्लूकोज इन द यूरिन। ऐसे लोगों में ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट होता है, टेलो है, बिकॉज इट इज एक्सेस इन द बॉडी, दैट्स व्हाई then it is less absorbed and then maximum amount is released through the urine। तो किडनी का इंपॉर्टेंस क्या हो गया? किडनी के फंक्शन क्या? व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन? एक्सक्रीशन,
सेकेंड ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, और थर्ड ये होता है द सब्सटेंसेस विच आर एक्सेस इन द बॉडी दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. तो जो भी अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हमने ज़्यादा सॉल्ट्स ले तो क्या होगा, यूरिन से निकल जाएगा. वाटर ज़्यादा लेते हैं तो अगेन यूरिन से निकल जाएगा. इवन ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है तो भी एब्सॉर्ब कम होगा और यूरिन से निकल जाता है. देखो इन दिस कंडीशन ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन यूरिन. Glucose is present in urine, it is called glycosuria. इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोशूरिया. सो नेक्स्ट लाइन में लिखो किडनीज एक्सक्रीट द सब्सटेंसेस. Kidneys excrete the substances which are excess in the body. Which are excess in the body. चलो इसमें और एक पॉइंट है रीअब्सॉर्प्शन में. राइट देयर टाइप्स ऑफ रीअब्सॉर्प्शन या एब्सॉर्प्शन. टाइप्स ऑफ रीएब्सॉर्प्शन, ये तो आपको मालूम है, बहुत इजी पढ़ते हैं. करेक्ट है, एक्टिव एंड पैसिव. ये तो मालूम है ना सबको, क्या नहीं सुना नहीं कभी? एक्टिव पैसिव नहीं सुना? अच्छा. टाइप्स ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, एक्टिव एंड पैसिव. इमेजिन करेंगे व्हाट इज एक्टिव और पैसिव. द सब्सटेंसेस व्हिच रीअब्सॉर्ब बाय यूजिंग एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज, एंड विदाउट एनर्जी पैसिव. देखो एक्टिव का मतलब सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब बाय यूजिंग एनर्जी. Substances are reabsorbed by using energy is called active. And passive without energy. सी दूसरा नाम क्या है? इट इज नथिंग बट, नाम सुना है? डिफ्यूजन. सेकेंड पॉइंट लिखो, इट टेक्स प्लेस. हाँ, इट टेक्स प्लेस against concentration gradient. It takes place against concentration gradient. Gradient. तो इधर क्या लिखेंगे? इट टेक्स प्लेस अलोंग, यस, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब उसी तरफ जा. इट टेक्स प्लेस अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट.
First of all, what is the meaning of diffusion? When substances travel from high concentration to low, that is called as. तो क्या हो रहा है? Along the concentration मतलब From the हाई से लो जा रहा है. यस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका स्मोक वहाँ तक चला जाता है, तो ये क्या है? डिफ्यूजन. दैट इज नथिंग बट पैसिव ट्रांसपोर्ट है. और ये क्या हो रहा है? अलोंग मतलब हाई से लो एक फ्लो में जा रहा है. बट व्हाट इज हियर? ये क्या है? low to high. तो एग्जाम्पल लेते हैं. समझो ये जो फिल्टर हुआ है इसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर जो ब्लड है उसमें ज़्यादा है. देखो ये जो पार्ट है ना इसके अंदर क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन और बाहर ज़्यादा है. तो एक्चुअली नेचुरली कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? ऊपर से. लेकिन यहाँ क्या होता है? पर्पसफुली एनर्जी लगा के इसको यहाँ एब्सॉर्ब किया जाता है. कहाँ से कहाँ तक? लो से हाई तक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. लेकिन लो से हाई जाने के लिए क्या होता है? एनर्जी लगती है. दैट एनर्जी इज यूज बाय द सेल्स और इनको यहाँ से डाला जाता है. देखो एग्जाम्पल, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस से एक्टिव में? एग्जाम्पल में लिखो न्यूट्रिएंट्स. Active. नहीं एक्टिव, हाँ एक्टिव के एग्जाम्पल मतलब कौन से केमिकल को एनर्जी लगती है? न्यूट्रिएंट्स, Na+, K+, यानी सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा. तो डिफ्यूजन में कौन आता है? फेमस वाटर. पैसिव में Electrolyte. इसमें आ गया वो. एक्टिव में कौन? न्यूट्रिएंट्स, Na+, K+, यहाँ आते हैं एक्टिव में. पैसिव में लिखो वाटर एंड यूरिया. ये जो थोड़ा यूरिया एब्सॉर्ब हो रहा है वो भी पैसिव से होता है. वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? याद है वर्ड? ऑस्मोसिस. लिखो डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन ही है लेकिन उसका एक और एक टर्म याद है ना? ऑस्मोसिस 10 में पढ़ा था. ऑस्मोसिस. बराबर. हाँ लिखो ना. डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस या पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. But sir, फिर उधर diffusion होता है, osmosis होता है. वाटर के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस बोलते हैं. ये डिफ्यूजन ही है लेकिन उसका एक If it is through a membrane, then it is then only it's थ्रू अ मेम्ब्रेन ऐसे नहीं है. तो फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेम्ब्रेन है उसलिए हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं. डिफ्यूजन हम यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर आप ग्लास से पानी यहाँ पोर कर रहे हैं तो यहाँ से किधर जाएगा वो? नीचे. तो मतलब क्या है? इट इज अ डिफ्यूजन. डेफिनेशन क्या है? एक मिनट. हाई टू लो. आप यहाँ पानी डाले तो उधर जाएगा ना, तो ये क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया. पैसिव. ऑस्मोसिस ए पर्टिकुलर वर्ड. सेल में जब एब्सॉर्ब होता है तब उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं. अदरवाइज इट इज द सेम. कुछ समझा कि नहीं? yeah. अगर गैसेस यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो क्या है? Diffusion. मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना. या ऑस्मोसिस वर्ड क्यों आ गया? बिकॉज ये सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है इसलिए. अदरवाइज इट इज डिफ्यूजन ही है. एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ऑस्मोसिस. अदरवाइज इट इज डिफ्यूजन ओनली. और देखो और आज के क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम. तो ऐसा जरूरी नहीं कि खाली सेल्स में ही डिफ्यूजन होता है. नेचुरल नेचर में भी होता है ना डिफ्यूजन. हम सेल्स में स्पेशली पढ़ रहे हैं बिकॉज यहाँ हम वाटर वगैरह ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं इसलिए. So can you explain that active for a part? एक्टिव. हाँ सपोज इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है. किधर? न्यूट्रिएंट का एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज. तो ये जो पीसीटी है उसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है. ओके. और ये ब्लड है इसमें हाई. नेचुरली कहाँ से कहाँ जाएगा ये? नेचुरली Blood से बराबर. लेकिन हो रहेगा क्या हो रहा है? उल्टा यहाँ से यहाँ जा रहा है ना. तो इसको खींचा जा रहा है बाय यूजिंग एनर्जी एटीपी. दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो लो कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद भी उसको एब्सॉर्ब किया जाता है बाय यूजिंग एनर्जी. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसको एक्टिव बोलते हैं. Na+, K+, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स इस मेथड से एब्सॉर्ब होता है. समझा कुछ? ओके. हो गया. क्या कंप्लीट हो गया? रीएब्सॉर्प्शन. थर्ड स्टेप क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर या ओनली सिक्रीशन भी बोल सकते हैं.
कौन सेकंड बताओ जरा, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। इसमें से किडनी में कितना ब्लड आता है? अभी बोलो, सब बोलना पड़ेगा। हाँ नहीं, किडनी में ब्लड कितना आता है? हाँ बराबर, 1100 to 1200। उसमें प्लाज्मा कितना होता है? 600। उसमें से फिल्टर कितना होता है? तो कितना फिल्टर नहीं होता है? अप्रोक्स 470। अप्रोक्सीमेटली। हाँ प्लाज्मा एक मिनट ये मालूम है ना सब, क्या भूल गए क्या? अच्छा एक मिनट, अप्रोक्सीमेटली 950। सुनो, ब्लड कितना आ गया यहाँ? ये तो मालूम है ना, 1100 to 1200। उसमें प्लाज्मा कितना है? 600। उसमें फिल्टर कितना हो गया? तो कितना नहीं हुआ है? बोलो बराबर, अप्रोक्स बताओ। 500, 475 राउंड फिगर 500 पकड़ो। ओके, कितना फिल्टर नहीं हो रहा है? वो कहाँ जाएगा? ब्लड यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, उसमें जाएगा ना। तो समझो ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जितना फिल्टर नहीं हो रहा है किधर आ रहा है? पेरीट्यूबुलर। ओके, अपने ब्लड में थोड़ी क्वांटिटी में अमोनिया भी होता है। तो 125 फिल्टर हुआ, 500 नहीं हुआ है, तो उसके अंदर तो अमोनिया रहेगा ना। एंड व्हाट, समझे कुछ? वन सेकंड, ब्लड में अमोनिया है, 125 खाली फिल्टर हुआ, 500 नहीं हुआ है, तो थोड़ा अमोनिया इधर गया, थोड़ा इधर भी आएगा ना। किधर आएगा? ब्लड और बॉडी में रहेगा। एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ अमोनिया? अमोनिया का ड्रॉबैक हाईली टॉक्सिक। सो अगर ये बॉडी में रहता है इट विल डैमेज टू द बॉडी। दैट्स व्हाई इसको पर्पसफुली देखो यहां से यहां सीक्रेट किया जा रहा है। कहां से कहां? कैपिलरी से नेफ्रॉन के अंदर, पीसीटी के अंदर। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन में पीसीटी से ऊपर जा रहा है या नेफ्रॉन से ऊपर जा रहा है ब्लड में, इधर ब्लड से नेफ्रॉन में जा रहा है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज सिक्रीशन। किसके बारे में हो रहा है? फॉर अमोनिया। एक एग्जांपल, ओके, लिख दो पहले। ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन some quantity of ammonia is not filtered. Some quantity of ammonia is not filtered. Then it enters into peritubular capillaries. Peritubular capillaries, and then it is secreted into PCT and DCT. ये समझ में आएगा? बताओ पहले, वन सेकेंड। अमोनिया जो फिल्टर नहीं होता है वो कहाँ आता है? Inside the peritubular blood of peritubular capillaries, and then it is released into again PCT and DCT. तो क्या होगा? ये अमोनिया यहाँ आने के बाद then it is released in the form of urine, अपनी बॉडी में रहेगा नहीं, because ammonia is highly toxic. कुछ डाउट? चलो, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। समझो ब्लड में अगर H+ आयंस बढ़ने लगे तो क्या होगा? पीएच क्या होगा? एसिडिक। That's why if H+ are excess, then they are also released here and even here. तो अगर ब्लड में H+ बढ़ने लगा है, ब्लड अगर एसिडिक होने लगा है, सडनली क्या करती है किडनी? ये H+ रिलीज करते हैं ताकि वो यूरिन से बाहर निकल जाए। तो किडनी का और फंक्शन क्या हो गया? मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी। बॉडी का पीएच मेंटेन करना ये भी किडनी का फंक्शन है। इवन if K+ are excess in the body, then they are also released here. तो ये कब रिलीज होते हैं? K+, H+, अगर बॉडी में ज़्यादा है तो रिलीज होते हैं, अदरवाइज नॉट। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझा? लिखो, excess K+ and H+
are also released in DCT and collecting duct. और खाली H प्लस कहाँ छोड़ा जा रहा है, एक और है PCT। तो देखो एक्सेस H प्लस रिलीज्ड इनटू PCT, मतलब H प्लस 3 जगह छोड़ा जा रहा है। And after all these three processes, whatever present in the collecting duct is called as urine. अब इसका नाम यूरिन बनता है। कभी ये 3 प्रोसेस होने के बाद आस्क एनी क्वेश्चन। देखो पढ़ना है तो पढ़ो। हाँ ये अकॉर्डिंग वही तो बोला मैंने। अगर यहाँ एब्सॉर्ब हो गया फिर वापस ब्लड में आएगा, तो ब्लड में ज़्यादा होने लगा है, देन इट इज रिलीज्ड। बॉडी में कम है तो यहाँ से एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, देन इट इज एब्सॉर्ब्ड। देखो अभी ओपन द टेक्स्ट बुक। क्रिएटिनिन इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द मसल्स। जो मसल्स में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है होता है क्रिएटिनिन। इट इज ऑल्सो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्या यूरिन से निकाला जाता है। Is there a specific reason for a thick segment and thin segment to be lower? फॉर एब्सॉर्प्शन वाटर रिक्वायर्स मोर थिन लेयर, इसलिए, और सॉल्ट से एक्टिव एब्सॉर्ब होते हैं तो उसके लिए थिक चलता है। और क्यूबॉइडल, it is because of the structure of cuboidal epithelium and squamous epithelium. Cuboidal thick होता है always और squamous thin होता है, इसकी वजह से हो रहा है। What is the हाँ बोलो बोलो। plus extra honest is not क्या हाँ, it is called as hyperkalemia that can affect heart function, brain function, उसको hyperkalemia बोलते हैं। तो उससे हार्ट ब्रेन के फंक्शंस एबनॉर्मल हो सकते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। सॉल्ट्स की क्वांटिटी अपने बॉडी में ऑलवेज नॉर्मल, ज़्यादा है कम नहीं चलती, ऑलवेज नॉर्मल क्वांटिटी में चाहिए, नहीं तो फिर उसके अकॉर्डिंग डिजीज होते हैं। हाइपर कैलेमिया बोलते हैं, कैल्शियम लो हुआ तो हाइपोकैलेमिया, दैट अफेक्ट्स हार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम से फिर हाइपर कैल्सीमिया, पोटेशियम का ज़्यादा है तो हाइपर कैलेमिया, कैलेमिया बोलते हैं, नॉट कैल्सीमिया, कैलेमिया। हाँ हाँ क्या वही मैंने बोला ना। रुको ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए, अरे क्या है इसके पीछे क्यों लगे इतना सब कुछ है अरे नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, उसके बाद जो पॉइंट आने वाला ना वहाँ ये सब क्लियर हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा रुको अरे तो नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड अभी कोई समझेगा नहीं, अभी यहाँ बताएंगे। हाँ अमोनिया का ये तो है, अमोनिया लिखा ना आपने, अभी सिग्नेचर में लिखा ना, अमोनिया का लिखा है, अमोनिया लिखा ना अभी तो नहीं लिखा। हाँ सेंटेंस फर्स्ट लाइन लिखा है। NH3 is not filtered. हाँ यस चलो ओके। अभी थोड़ा टेक्स्ट बुक रीडिंग कर दो, ओपन द बुक, आप सेल्फ रीडिंग करो कैसे भी लिखो। स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम यूरिन फॉर्मेशन केयरफुली। कुछ लाइन रहा है तो बताओ, आपके पास भी बुक है, पढ़ते चलो। देखो अपनी किडनी में क्या क्या चलता है ये देखो क्या लिखा, सुनो पढ़ो क्या लिखा देखो। माइल्ड केसेस एसिम्प्टोमेटिक, सीवियर एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स एंड इवन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ऐसा डेंजरस वन। हाँ बोलो क्या हुआ। हाँ वो बाकी है, चलो हाँ एक मिनट ना, ये नहीं पढ़ना है आपको। ये जो पैराग्राफ है ना ये वाला, द किडनीज से लेके GFR ये छोड़ दो, अगेन इट इज इन नेक्स्ट पॉइंट।
अच्छा लाइट, ओके ओके ओके। ऊपर है क्या बस? स्विच बंद करा है क्या? अच्छा, किधर है उसका पता है? अंदर है कि बाहर है? I think ऊपर है। इसके स्विच कहाँ है? इसका कपड़ के अंदर है? वही बाबा। तिकडे ना जरा लाईट बंद करायचं होतं. हां ते स्विच काय वेगळंच आहे असे काय काय नावं सांगितलं खायचे तुला. नाही, एक लाईट एक सगळे नाही बरोबर एका मंदिराला ना- मला पण माहिती जा आहे, मॅडम. PC ओके. ये लाइट है ना, ये वाला इसका इसके अंदर है लेकिन ये कुछ अलग ही है. हे बंद होणार मग अच्छा नहीं, ये लाइट से ये एक लाइट नहीं वो. तिथली काय माहिती, बट हे बंद होईल पूर्ण. किसको मालूम है क्या स्विच को? नीचे किसको मालूम नहीं? ठीक है, चलो ठीक है. मला माहिती. नहीं नहीं चाहिए, मतलब ये फ्लैश हो रहा है ना इसके ऊपर. ते पण बंद होणार मग. बटन नाही. ठीक है, पढ़ लो आगे केयरफुली. कहाँ तक हुआ? ये छोड़ देना बर्फ. आगे देखो कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो बताओ. हाँ, नाउ रीड दिस ऑल्सो. फंक्शंस ऑफ ट्यूबल्स, ये भी हो गया पार्ट. फंक्शंस ऑफ ट्यूबल्स का भी पार्ट कंप्लीट हुआ है. हाँ, एक पॉइंट है. कौन सा वर्ड है? कई लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, पर जो समझता है. एक वर्ड है देखो, मेडुलरी इंटरस्टिशियम करके. ये भी अभी नेक्स्ट. ओके. मेडुलरी इंटरस्टिशियम वर्ड को अंडरलाइन करके रखो. Fluid is also called inter- यस interstitial यस यस fluid. वही है वही है वो. नहीं नहीं नहीं, रहने दो वापस. रहने दो, अभी वापस पानी हो गया. खाओ खाओ खाओ. नहीं, ये टिश्यू फ्लूइड वही है. पीएच. यस. के प्लस एक्सिस वही, मतलब अभी हमने देखा था ना, के प्लस बढ़ेंगे तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो किडनी उसको सीक्रेट कर देती है. हाइपरकैलेमिया टू अवॉइड हाइपरकैलेमिया. मतलब कैसे होगा? अगर बॉडी को जरूरत है तो इसको यहाँ से अब्सॉर्ब होगा, जरूरत नहीं है तो यहाँ से सीक्रेट होगा. डिपेंड्स, कंडीशनल अगेन. अरे पूछो, आंस किन क्वेश्चन अप टू हियर. जो मैंने अभी बताया कि बाद में पॉइंट आएंगे, वो छोड़ के कुछ भी बोलो. हाँ, So that walls of PCT are permeable to salts and water. न्यूट्रिएंट्स. Yeah. पीसीटी से सब एब्सॉर्ब हो रहा है. वाटर, न्यूट्रिएंट, सॉल्ट्स. न्यूट्रिएंट खाली पीसीटी में एब्सॉर्ब होते, बाकी जगह नहीं. अरे सब लोग चीजें वन सेकेंड, क्या कहा मैंने? पीसीटी में क्या क्या एब्सॉर्ब हो रहा है? वाटर, सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट खाली पीसीटी में एब्सॉर्ब होते, दूसरी जगह नहीं. इसलिए तो वहां मॉडिफिकेशन क्या है? माइक्रोविला है, ब्रश बॉर्डर है. एक्स्ट्रा एक पियर्सन बायोलॉजी करके एक बुक है, आप एक ले सकते हैं. पियर्सन बायोलॉजी बुक ही है. और दूसरा एमटीजी सबके पास है ना? हाँ, वो सॉल्व करो. एक ले लो, एक पियर्स. हाँ, वो भी वो करना ही है. एक पियर्सन बायोलॉजी एक अच्छा बोलते हैं, वो देख लो एक बार. हाँ हाँ, जो क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन सॉल्विंग के. हाँ ले लो ना, कोई बात नहीं, सॉल्व करो, चलेगा, कोई बात नहीं. ले ट्राई करो, इसमें भी सॉल्व करो. सुनो, ऐसी जो बुक्स है ना, जितने मिलते हैं उतने सॉल्व करो. पब्लिकेशन या किसी बुक स्टोर में जाएगा तो बहुत सारे पब्लिकेशन मिलेंगे. इतने पब्लिकेशन है, मुझे लगता है कि 20-25 रहेंगे.
तो ऐसे हर एक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस हो गई। बायो में खाली यही कर रहे हैं सॉल्व। ऐसे कोई डिफिकल्ट वाले बुक्स आते हैं वरना ये एमटीजी एंड 30 इयर्स हाँ, तीन बहुत दोनों में तो easy थोड़ा है। सा इजी लगा। एक ट्राई करो पियर्सन। डिफिकल्ट में हाँ थोड़ा सा ट्राई करो जरा, नहीं तो कोई तो एक पहले एक बुक ले लो फिर बाद में बाकी लोग ले लो। वो नीट गाइड में है, वो कैसा है? नीट गाइड कौन सा पब्लिकेशन है? एमटीजी। नीट गाइड है क्या? हाँ किसी ने लिया है? उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। चलो फिर वो भी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस वो नहीं अगर करना। नीचे है फर्स्ट फ्लोर पे है, सो अगर हुआ भी तो आई कैन टेक इट फ्रॉम देयर। हाँ यस यू कैन। बट ऐसे हार्ड में अगर डिफिकल्ट वाले मोस्टली असर्शन एंड रीजन वाली, हाँ इसमें है, पियर्सन में वगैरह मिलेंगे। या तो आप डायरेक्टली बुक स्टोर में जाओ, थोड़ा एक दो चैप्टर जो हुए वो देखो कैसे लेवल के क्वेश्चन है, वो भी देख सकते हैं, जो अच्छा लगता है वो ले लो। बहुत सारे पब्लिकेशन है, अभी क्या एक दो का नाम बोलना मतलब बहुत सारे। वो देखा नीचे तो मोस्ट ऑफ देम आर एमएनसीटी ओनली। सीईटी नहीं, सीईटी का थोड़ा और ज़्यादा है, सीईटी में पोर्शन उल्टा फास्ट है। हाँ 11th के खाली 4 चैप्टर्स है सीईटी, 12th के कंप्लीट। किसके लिए? सीईटी के लिए आपको 12th का बुक फॉलो करना है, 12th बोर्ड, स्टेट बोर्ड और 12th पूरा बोर्ड और 11th के 4 चैप्टर्स बायो में आते हैं सीईटी के लिए। एक है एक्सक्रीशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक होता है बायोमोलिक्यूल, ऐसे 4 चैप्टर। हाँ तो एक ट्राई करो, देखो एक ले लो कोई, तो फिर बाद में देखो अच्छे लगते तो सभी ले लो। पियर्सन बायोलॉजी करके एमटीजी एक ले लो। हाँ एमटीजी पूरा क्या? छोड़ दो, एक ले लो, ट्राई करो, पहले एक बुक ले लो कोई तो देखो और बाद में बाकी सब ले लो, ऐसा करो। पियर्सन बायोलॉजी के और कोई रहेंगे तो बताओ। इसमें भी मिलेगा, अमेज़न पे वगैरह में मिलेगा। सर कौन से चाह रहे हैं सीईटी के लिए? एक्सक्रीशन ये चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, न्यूट्रिशन इसमें नहीं है, वो 11th के बुक में। 11th नहीं 11th का स्टेट बोर्ड का, हाँ उसमें एक न्यूट्रिशन चैप्टर है, वो एक है। और ये रेस्पिरेशन 11th का, और एक रेस्पिरेशन है इसमें, रेस्पिरेशन हाँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो नहीं ऊपर वाला रेस्पिरेशन इन प्लांट, हाँ प्लांट है, हाँ वो है। और एंटायर 12th बुक ऐसे। थोड़ा इजी क्योंकि 11th का पोर्शन, सीईटी थोड़ा इजी क्यों, मतलब पोर्शन के हिसाब से इजी क्यों, क्योंकि 11th का पार्ट नहीं, 11th के खाली 4 ही चैप्टर है, तो ये थोड़ा कम हो गया पोर्शन, इसलिए सीईटी थोड़ा इजी रहता है। बट सीईटी तो एसएससी का बुक है। एचएससी, हाँ एचएससी, हाँ एक बुक ले लो, फिर बताता हूँ आगे, एक ट्राई करके देखो, फिर दूसरी बुक देखता हूँ मैं। ये कैसा है, ये अच्छी वर्ष देखा क्या, ये वाला? अच्छा ठीक है, ले लो ना, फिर बताओ उनको, फिर एक ले लो, फिर कोई तो क्या, बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत सारे अच्छे वर्ष। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे जो बुक्स है वो पहले चेक करो, क्वेश्चन लेवल देखो, फिर परचेस करो, ऐसे करो। ये क्या कोई तो अच्छी वर्ष, ऐसे बहुत सारे। थोड़ा छोटा नहीं है। हाँ छोटा है थोड़ा, कौन सा 11th है कि 12th? 11 हाँ थोड़े कम रहेंगे स्पेशल्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है। और सर ये हाँ। एटलीस्ट ये बॉडी फ्लूइड्स के लिए और एक्सक्रीशन के लिए आप उसको रिसर्च ट्रीटमेंट होना दे देना नेक्स्ट, इसमें एकदम थोड़ा एमटीजी में नहीं है क्या ऐसे ऐसे रीजन? एनसीईआरटी वो एमटीजी का गाइड कितने लोगों ने लिया? नहीं है किसी का, ट्राई करो उसमें है क्या ऐसे? बहुत हाँ अच्छा, और हम current का in the following order. हाँ चलो ये इजी।
देखता मैं आपको बता दूँ, आपको बुक ही बता दूँ। ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट ये है, हाँ क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, ये लिखो हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये एमटीजी का है ना, केमिस्ट्री है बस। केमिस्ट्री। और इसमें हमें स्टडी करना है ये डायग्राम, ये देखो ड्रॉ दिस डायग्राम, ये ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पढ़ेंगे हम यूरिया के बारे में, ये देखो यूरिया ये ड्रॉ करना है, हेडिंग ना, नहीं इसका हेडिंग क्या है, मैकेनिज्म को हेडिंग पहले, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, हाँ ड्रॉ करना है। हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, और इसमें डायग्राम, यस यस ये देखो, इधर दिख रहा है क्या यूरिया, ये देखो यही यूरिया था ना, हाँ आप हम यहाँ पढ़ेंगे यूरिया ये वाला। नंबर भी कर दो सब, 200 300 जो भी है। वर्ड मिला उधर, मिली ऑस्मोल पर लीटर लिखा है, मिला क्या वर्ड, मिली ऑस्मोल, वही मोल, मोल कॉन्सेप्ट वही है, वही है मोल मतलब ऑस्मोल, कुछ अलग नहीं। ये मिली मोल है इन शॉर्ट, मिली मोल भी रहेगा ना, क्या है वही है। तो इसमें देखो हम मोस्टली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 12th बोर्ड में नहीं है, 11th बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में। सीईटी के लिए बुक देखेंगे तो इसमें आएगा। वो जो लाइन्स है तो बीच में डॉट किसके लिए है? कौन से वाले, बीच में नहीं ये है ना, ये मतलब कैसे है, यहाँ तक ये कॉर्टेक्स है, ये आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला, ये देखो कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, इसलिए वो डॉटेड है। बायोलॉजिकल प्लांट के एकदम शुरू हो गया, कंप्लीट हो गया, आई थिंक थोड़ा ऑलमोस्ट बाकी थोड़ा है। सा फिर उसके बाद अभी एनिमल तो आप लोग है ना, एनिमल नहीं, एनिमल में बात नहीं, फिर मॉर्फोलॉजी वगैरह, मॉर्फोलॉजी वगैरह लेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वगैरह। अपना क्या लेना है इसके बाद, एनिमल किंगडम, इसमें ब्रीदिंग पहले खत्म कर दो, बाद में सब लिख देखते हैं जरा बाकी ब्रांच में क्या क्या शुरू हुआ है, देखते हैं, एक ही साथ सब चालू करना पड़ेगा, पूछते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद उनको जरा मैसेज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट क्या और एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद सब वही है, किडनी फेल्यूर वगैरह, किडनी स्टोन, यूरेमिया वगैरह। ये यूरिया बाहर क्यों जा रहा है, अभी सीख रहे इसी पॉइंट में सीखेंगे, उल्टा लग रहा है ना यहाँ, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी है, पढ़ेंगे वही पढ़ लिए, नहीं वो इसके लिए स्मॉल क्वांटिटी बता रहा हूँ जैसे, ये थोड़ा डिफरेंट है इसमें। हाँ ये क्या है, नेफ्रॉन राइट, नेफ्रॉन है ना,
तो और दिस ये क्या है, और ये, और इससे क्या फ्लो होता है, वाटर मतलब नहीं, वाटर नहीं बोलते क्या अभी, क्या इससे क्या फ्लो होता है, यूरिन नहीं, यूरिन यहाँ क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की यहाँ डायरेक्शन डाउनवर्ड है कि अपवर्ड, और इधर दिस इज कॉल्ड एज काउंटर, अरे दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ काउंटर करंट, अपोजिट डायरेक्शन। लिखो, राइट डाउन, नेक्स्ट लाइन में लिखो, देयर आर 3 काउंटर करंट्स इन there are 3 counter currents in the kidney. उस डायग्राम के नीचे भी लिखा है देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म करके, आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया ना उसके नीचे क्या लिखा देखो, मिला क्या वर्ड, काउंटर करंट मैकेनिज्म, यही है। सो देयर आर 3 काउंटर करंट इन किडनी। लिखो फर्स्ट, direction of glomerular filtrate kidney, first लिखो, direction of glomerular filtrate in descending limb and ascending limb of Henle's loop is opposite. Descending limb and ascending limb of loop of Henle is opposite. ये पहले समझ में आएगा तो फिर आगे ये समझा पॉइंट, क्या मतलब है इसका, वन सेकेंड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ डाउनवर्ड है और इधर अपवर्ड है, दिस इज फर्स्ट काउंटर करंट। अब बताओ सेकेंड जो आप लोगों ने साइड में ड्रॉ किया है कौन सा है, देखो डायग्राम में, वासा रेक्टा, एक्चुअली होता कहाँ है, इसके अराउंड होता है, करेक्ट है, दिस इज वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में क्या फ्लो होता है, ब्लड। वासा रेक्टा में इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और इसको बोलते हैं असेंडिंग, क्यों बताओ, यहां डायरेक्शन कैसी है ब्लड की, लाइक दिस, कुछ समझा, वन सेकेंड देखो डायग्राम में रेफर कर सकते हैं। आप लोगों ने जो लेफ्ट साइड में बनाया वो वासा रेक्टा, राइट, तो उसमें ब्लड फ्लो होता है, लेकिन ब्लड फ्लो देखो यहाँ डिसेंडिंग डायरेक्शन में, असेंडिंग, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, इसे बोलते हैं असेंडिंग, किसका, वासा रेक्टा का। तो ब्लड की डायरेक्शन यहाँ कैसे, अगेन अपोजिट। लिखो सेकेंड काउंटर करंट, डायरेक्शन ऑफ ब्लड इन डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज अपोजिट। आप क्या लेबल किया गया देखो, वासा रेक्टा में इसको लिखा है क्या, डिसेंडिंग लिम्ब, क्या नहीं लिखा, तो लिख दो, वासा रेक्टा ना जो लेफ्ट साइड के डायग्राम जो है उसमें इसको लिखना है डिसेंडिंग लिम्ब और इसको लिखना है असेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा का। वन सेकेंड, टेल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, ये क्या है, लिम्ब ऑफ, ये क्या है, दोनों में कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड इधर, तो ये फर्स्ट काउंटर करंट, काउंटर करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ये कौन सा पार्ट है, लिम्ब ऑफ, ये इसमें क्या फ्लो होता है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड इधर, दिस इज सेकेंड काउंटर करंट, एंड थर्ड काउंटर करंट इज दिस, मतलब कौन सा, बीच का मतलब इन दोनों में, इन दोनों में मतलब ये दोनों या ये दोनों, कोई भी ले लो, तो इसमें कैसे बोलेंगे आप लोग, एक काउंटर करंट है, कैसे बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड है और इधर अपवर्ड है, यहाँ भी ऐसे हुआ है, इधर अपवर्ड इधर डाउनवर्ड, तो दिस इज कॉल्ड एज थर्ड काउंटर करंट। तो लिखना कैसे है हमें, डायरेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट direction of glomerular filtrate in loop of Henle and blood in vasa recta
लाइन समझ में आके बताओ क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन लूप ऑफ हेनले एंड ब्लड इन वासा रेक्टा इज अपोजिट। यहाँ भी अपोजिट और यहाँ भी अपोजिट, तो ये थर्ड काउंटर करंट। ये समझ में आके बताओ, फिर आगे जाएंगे। देखो एक बार, तो ऐसे 3 काउंटर करंट होते हैं किडनी में। ओके, नेक्स्ट कौन सा वर्ड आया था? मेडुलरी। तो नेफ्रॉन और ये सब जो है, इसके बीच में जो भी फ्लूइड व्हाटएवर टिश्यू है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अरे को समझा क्या? अराउंड नेफ्रॉन, अराउंड वासा रेक्टा जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज मेडुलरी इंटरस्टिशियम। लिख दो नीचे, 3 काउंटर करंट हो गया। आगे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज प्रेजेंट medullary interstitium is present around nephron and vasa recta। मतलब बाहर जो भी है वो इंटरस्टिशियम है। अराउंड नेफ्रॉन या मेडुला है तो ये लिखो, लूप ऑफ हेनले लिखो। प्रेजेंट अराउंड लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा ऐसे लिखो। समझे मेडुलरी इंटरस्टिशियम? ना, अब जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो। एक है, वन सेकेंड टेल बताओ, एक है पीसीटी, और इसके अंदर जो क्या कौन सा फ्लूइड है? फिल्ट्रेट। उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लिख दो कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट लाइन में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन पीसीटी in PCT is 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अब देखो कॉर्टेक्स में भी कितने हैं? नहीं चलो ठीक। हाँ क्या? ऑस्मोल, मिल मोल। ये ऑस्मोलैरिटी सेल से रिलेटेड है, इसलिए ऑस्मोलैरिटी है। मोल, मोल मालूम है ना? मिली मोल वही मिली ऑस्मोल। मिली मोल इज इक्वल टू मिली ऑस्मोल। ऑस्मोल क्यों? वही वाटर के लिए हम क्या यूज कर रहे थे वर्ड? ऑस्मोस, इसलिए ऑस्मोल। अदरवाइज दोनों सेम है। चलो ठीक, इधर 300 है राइट, और इधर बता कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 1200। अरे कुछ समझा क्या? वन सेकंड देखो, एक मिनट जरा क्लियरफुल है थोड़ा। यहाँ तक पॉइंट समझे ना? अब बताओ पीसीटी में कितना कॉन्सेंट्रेशन है और इधर कनेक्टिंग डक्ट में क्या हुआ होगा? व्हाट हैपेंड हियर? बड़ा है ना? कितने टाइम्स? 4 टाइम। मतलब ये जो फिल्टर होता है उससे अपना यूरिन कितने टाइम कॉन्सेंट्रेटेड होता है? 4 टाइम्स। लिख दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यही पढ़ रहे हैं इस पॉइंट में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। पर लीटर, that is 4 times of glomerular filtrate। फोर टाइम्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब यूरिन ऑलवेज क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब ये कैसे होता है? उससे पहले सपोज एक कंटेनर है, ऐसे दूसरा कंटेनर है और इनके बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पता व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? हाँ बराबर बराबर। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? हाँ सिलेक्टिवली अलग। व्हाट इज सेमी? सिलेक्टिवली इज टोटल डिफरेंट टर्म। सेमी परमिएबल मतलब विच अलाउज ओनली वाटर नॉट सोल्यूट। सिलेक्टिवली में अलग वर्ड होता है। सिलेक्टिवली में क्या कर सकता है? चूज कर सकता है दोनों में से कोई। व्हाट इज सेमी? ओनली वाटर नॉट सोल्यूट्स। समझो अपने पास एक कंटेनर है ऐसे और उसके बीच में मेम्ब्रेन है और यहाँ हमने लिया है समझो 1 लीटर वाटर प्लस 10 ग्राम NaCl और दूसरे में हमने लिया है 1/2 लीटर वाटर
प्लस उसमें 10 ग्राम NaCl। तो कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? राइट वाला। राइट वाला। उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। वर्ड सुना है क्या? और ये क्या रहेगा? ये तो सबको मालूम है। इस सिचुएशन में बताओ वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा? सबसे आंसर चाहिए। बोलो सब लोग। यस, कहाँ से कहाँ जाएगा? रुको रुको एक मिनट। और ये कौन से बहुत सारे चैप्टर में लग गया है, ध्यान दो बराबर भी। हमने एक साइड में एक कंटेनर है, उसमें क्या लिया है? 1 लीटर वाटर है, 10 ग्राम NaCl डिजोल्व है। दूसरे में हाफ लीटर 10 ग्राम NaCl। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन हो गया? ये वाला, बराबर ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। क्या हो गया? सॉल्यूशन ना, डिजोल्व है तो क्या हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये साइड का क्या है? इस कंडीशन में वाटर कहां से कहां जाएगा? हाइपोटोनिक टू, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। यही है ऑस्मोसिस। लिख दो। लिखो नीचे, ऑस्मोसिस का मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मतलब लेस, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन through semi permeable membrane is called diffusion. या osmosis, मतलब वही is called osmosis। कुछ रहेगा, is called osmosis। diffusion ऑलरेडी लिखा है ना ऊपर, is called osmosis। तो बताओ, अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कहां से कहां जा रहे हैं? और खाली वाटर की बात करेंगे तो सुनो वन सेकेंड, जरा अभी थोड़ा सा खेले ऐसा। खाली हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कहां से कहां जा रहा है वाटर? और खाली वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर अगर बात कर रहे हो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। अब इसमें से सॉल्ट हटा दो, वाटर कहां से कहां जा रहा है? हाई टू लो की तरफ जा रहा है। तो खाली वाटर बोलेंगे तो हाई टू लो, लेकिन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक जा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर। तो लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, दैट इज वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। खाली वाटर की बात करेंगे तो कुछ समझ में आया? खाली वाटर बोलना है तो क्या? हाई टू लो। और सॉल्यूशन बोलना है तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। ऑलवेज रिमेंबर। ये समझ में आया तो आगे जाएंगे। चले आगे। नेक्स्ट, ये क्या है? वापस इधर कितना हुआ था कॉन्सेंट्रेशन? ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो जरा, कलेक्टिंग डक्ट में क्या एब्सॉर्ब हो रहा है? वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है ना। चलो ये देखने से पहले इधर आते हैं। ये जो इंटरस्टिशियम है, यहाँ कितना कॉन्सेंट्रेशन है? देखो कॉर्टेक्स में 300। तो इधर कॉर्टेक्स का भी कितना है? 1 सेकेंड। व्हाट इज इंटरस्टिशियम? इंटरस्टिशियम क्या है? गैप या नेफ्रॉन, इसके अराउंड जो भी है वही इंटरस्टिशियम है। तो कॉर्टेक्स में इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 300। ओके। पीसीडी का कितना है? और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में कैसे हुआ है? यहाँ से क्या एब्सॉर्ब हुआ है? वाटर एब्सॉर्ब हुआ है, राइट। अब यहाँ से अगर वाटर एब्सॉर्ब करना है तो इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? बाहर का, मतलब वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये जो इंटरस्टिशियम है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना जरूरत है कि कम? इससे रिलेटेड कुछ है तो सोच के बताओ। यहाँ फ्लूइड है, राइट, और वाटर हमें यहाँ एब्सॉर्ब करना है,
तो इधर जो है इंटरस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना जरूरी है कि कम, वो देख के बताओ मुझे। बढ़ाना जरूरी है। बढ़ाना। Concentration with respect to the solute है ना? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का, अभी हमें प्योर वाटर तो कहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन है, बाहर भी सॉल्यूशन है, दोनों जगह सॉल्यूशन है, कोई हमें प्योर वाटर नहीं है इधर। तो अभी क्या सॉल्यूशन की बात करनी है हमें, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, तभी जाके क्या होगा, यहाँ से वाटर आएगा, बराबर। तो अगर यहाँ 300 है तो यहाँ 1200, मतलब 100% वाटर एब्सॉर्ब हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये तो नहीं होगा, ये होना चाहिए क्या, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, किसका, इंटरस्टिशियम का, तभी जगह वाटर आएगा। यहाँ तो समझा, लिखो। टू मेक यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, to make urine concentrated, concentration of medullary interstitium is increased. Concentration of medullary interstitium is increased. अब ये पॉइंट समझ में आया तो आगे कुछ है नहीं फिर। बोलो वापस एक बार, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ है, अभी देखो यहाँ का चार्ट, देखो यहाँ तक कितना तक हो रहे हैं, देखो उधर 600 900 बाद में 1200 हो गया, देखो डायग्राम। अब ये कैसे हुआ है, अब इधर आ जाओ, ये कौन है, व्हाट इज दिस, इट इज परमिएबल फॉर सॉल्ट्स, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, देखो लिखा है डायग्राम में, फिर ये यहां जाता है किसके अंदर, वसा रेक्टा का कौन सा पार्ट है, फिर ये NaCl यहां होके इधर आता है, किधर, फिर यहां से बाहर निकलता है, और फिर क्या होगा, सब जगह NaCl बढ़ेगा तो, अरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा, फिर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, अरे हो गया ना, दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट, यही है, कुछ नहीं। अरे कुछ समझा, और सिंपल तरीके से सुनो, फिल्ट्रेट कितना था 300, यूरिन कितना है 100% कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है मतलब उसमें से क्या एब्सॉर्ब किया है, वाटर। ये वाटर अगर एब्सॉर्ब करना है तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है, तो बढ़ाया कैसे जाएगा, सोडियम NaCl बढ़ाना है, NaCl कैसे बढ़ाया जाता है, देखो इधर, ये कौन था, परमिएबल फॉर सॉल्ट, फिर ये सॉल्ट निकाल के इसके अंदर छोड़ देता है, किसके अंदर, यस, तो फिर ये इधर आते किधर, और यहां से भी निकलना शुरू होता है। तो इन शॉर्ट मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कौन बढ़ाया गया, NaCl, जैसे NaCl बढ़ता है क्या होता है, फिर ये क्या करता है, वाटर एब्सॉर्ब करता है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, यही है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। सिंपल लिख दो, हाँ मत क्या लाइन लिखा बताओ, concentration of medullary interstitium is increased, देखो आगे राइट, NaCl comes out of, सिंपल वन वर्ड्स में लिख रहे हैं, NaCl comes out of, बताओ क्या, ascending limb of loop of Henle, लिख दो बराबर, comes out of ascending limb of loop of Henle, then it is released into, then it is released into descending limb of vasa recta, then it travels towards किधर, yes, then travels towards ascending limb of vasa recta, and then released into medullary
medullary interstitium, correct. Then released into medullary interstitium. So that concentration of medullary interstitium increases from 300 to 1200. From 300 to 1200 milliosmol per liter. कितना सिंपल है, देखो डायग्राम कुछ अजीब लगता है लेकिन इट्स लाइक दिस. कुछ डाउट यहाँ तक? चलो अभी यूरिया की तरफ जाते हैं. ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी हेल्प करता है. तो यूरिया बाहर क्यों निकल रहा है? अगेन फॉर व्हाट? टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन. फिर ये यूरिया कहाँ होता है? देखो ये यूरिया यहाँ से इधर आता है, कौन है? फिर यहाँ से किधर जाएगा? फिर इधर. ये थोड़ा यूरिया ऐसे ही घूमता रहता है. किसके लिए? खाली यस. किसके लिए? किधर? टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा? लेके इंटरस्टिशियम का. ये यूरिया ऐसे रोटेट, स्मॉल क्वांटिटी. बस लिख दो. स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया is also released from collecting duct into medullary interstitium to increase its concentration. समझा? Then फिर क्या? Then urea enters into, वापस बताओ, ascending limb of loop of Henle. इमेजिन करो अगर ये सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? यस, तो यूरिन बहुत डायलूट निकल जाता और वाटर लॉस हो जाता. दैट इज प्रिवेंटेड बाय दिस टेक्निक. इट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म. कुछ डाउट? ओपन द बुक. कुछ आगे तो है नहीं ज़्यादा. एंड आस्क एनी क्वेश्चन. तो देखो यूरिया हमने क्यों रखा था समय में? इसके लिए रखा था. हाँ, अभी आस्क एनी क्वेश्चन पूछोगे. हाँ नहीं मतलब वही सेम यूरिया तो है नहीं है. ये समझो ये इधर निकल गया, दूसरा आएगा यूरिया. वही यूरिया नहीं है, मतलब कोई मोलिक्यूल्स वही है लेकिन मेंटेन कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन. आप देख सकते हैं डायग्राम. ये देखो कॉर्टेक्स में 300 है, देखो ऐसे हो गया. हाँ हमने क्या देखा था यूरिया में? याद है किसी को? यूरिया में टॉक्सिसिटी के बारे में क्या सेंटेंस लिखा था, याद है? नहीं यूरिया, देखो 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 यूरिया में क्या लिखा था हमें? नहीं लेकिन क्या वर्ड बोलो प्रॉपर. नहीं लेस टॉक्सिक. अमोनिया तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक, उससे कम यूरिया, इसलिए इतना थोड़ा चलता है. ये हम नहीं करते इधर, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में. मेजर क्वांटिटी तो निकल गया. हमने यूरिन में क्या लिखा था? कितना परसेंट है यूरिया का? 95% वाटर है और 25% तो यूरिया ही है. तो मेजर तो निकल ही गया है. ये थोड़ा खाली मेंटेन करने के लिए यहाँ रहा है, जो हार्मफुल नहीं है. इतना क्वांटिटी में हार्मफुल नहीं होता क्योंकि लेस टॉक्सिक है. पूछो अभी आस्क एनी क्वेश्चन और ये पढ़ना शुरू कर दो. रीड दिस केयरफुली. किधर गए? लाइन वाइज पढ़ लो. सेम जो अभी हमने पढ़ा वही सब लिखा हुआ है. हाँ 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 90 क्वेश्चंस ना. हाँ बायो में उतना ही है ना टाइमिंग. आपको बायो में उतना ही टाइमिंग मिलता है क्योंकि कैसे है, आपको नीट के प्रॉपर एग्जाम में भी वही करना है. 1 आवर में आपको बायो खत्म करना है या उससे भी कम. तो वही टाइम आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली फिजिक्स के लिए. हाँ 3 आवर्स का 180 क्वेश्चंस 3 आवर्स. तो 1 मिनट में एक. लेकिन बायो में आपको टाइम बचाना है. हाँ हाँ हाँ
हाँ चलिए, हाँ, अच्छा, ये थोड़ा होगा। टाइमिंग का ओके ओके, ठीक है बताता हूँ, चलेगा। अब बायो, अब सुनो, अब बायो लेंदी कैसे हो रहा है अभी, वो 4, 5 या 6 सेंटेंसेस देते हैं, कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट वो ढूंढने में टाइम चला जाता है, यही है बायो इज आल्सो लेंदी नाउ। सर zoology का पार्ट जो है पेपर में, हाँ। आप सेट करने वाले हैं, मैं भी सेट करने वाली मैम ही सेट कर दे शायद, पेपर सेटिंग मेरे पास नहीं आता है एक्चुअली, देखते हैं फिर भी। अच्छा ओके, ये इसलिए टाइम बढ़ रहा है, या करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, फिर ये मैच दो कॉलम, आंसर से नहीं जाने, इसमें टाइम पढ़ने में चला जाता है। हाँ, और ये जो आपको 4-5 सेंटेंसेस जो दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से होते हैं, एक चैप्टर से नहीं होते, ऐसा भी होता है कई बार, तो इसमें टाइम चला जाता है। चलो ये पैरा पढ़ लो। तो मुझे एक मिनट एक पॉइंट रहेगा खाली, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, नहीं कॉन्सेंट्रेशन, वो डायग्राम देखिए, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। थ्री 300। ब्लड का भी कितना है, लिख दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज, concentration of blood is 300 milliosmol per liter. तो इसका मतलब क्या हो गया, यूरिन ऑलवेज कितने टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड है ब्लड से, 4 टाइम्स। याद रहेगा, लिखना है यूरिन इज 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन ब्लड। चलो आज के लिए काफी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर ओके, थोड़ा रीडिंग करके आओगे, अभी आगे कुछ चैप्टर इजी है।